हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बोर्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कैसे वहां पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो फटाफट हम देख लेते हैं। बोर्ड थ्योरी में हमने कैलकुलेशन क्या किया था। बोर्ड थ्योरी में हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिटल का रेडियस ऑर्बिट का रेडियस हमने कैलकुलेशन किया था। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो हमने कैलकुलेट किया था। और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वहां पर उसका एनर्जी क्या होता है वो आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट देख लें कि अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या दिया था आपको, 0.529 n²/z। तो यहाँ पे हम केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। इसको a0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो गया। अगर सेकंड ऑर्बिट के रेडियस की बात करें तो n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a0। अगर थर्ड ऑर्बिट के रेडियस की बात करें तो n का वैल्यू 3 पुट कर दें तो 9a0। अगर फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस की बात करें तो n का वैल्यू 4 पुट कर दें तो 16a0। तो फर्स्ट ऑर्बिट का a0, सेकंड ऑर्बिट का 4a0, थर्ड ऑर्बिट का 9a0, फोर्थ ऑर्बिट का 16a0 एंड सो ऑन। आगे हम कैलकुलेट करते जाएंगे। वैसे हमने एनर्जी का भी कैलकुलेशन किया था कि एनर्जी क्या होता है यहाँ पे, -13.6 z²/n²। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 पुट करें, z का वैल्यू भी 1 पुट करें तो E1 कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसको E0 पुट कर दें तो E1 कितना होगा, -E0, राइट। सेकंड शेल की बात करें, E2 कितना होगा, -13.6, z का वैल्यू 1/n का वैल्यू कितना है 2 2 × 4, तो ये कितना होगा, -E0/4। थर्ड शेल की बात करें तो कितना होगा, n का वैल्यू 3 पुट कर दें, -E0/9। फोर्थ शेल की बात करें तो कितना होगा, -E0/16। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें, एनर्जी कितना होगा यहाँ पे, -E0 -E0/4 -E0/9 -E0/16। ठीक है, जो हाइड्रोजन में कितना होता है, -13.6 -3.4 -1.51 एंड -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि -3.4 का मीन्स क्या है, E0/4 यानी 13.6/4। 1.51 का मीन्स क्या है, 13.6/9 और 0.84 का मीन्स क्या है, 13 E0/16। क्लियर। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, a0। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना है, 3a0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना है, 5a0। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है, 7a0। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है, राइट। यहाँ पे हम बात करें डिफरेंस कितना था, 13.6, राइट। सॉरी, जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसका एनर्जी कितना था, -13.6। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस था वो कितना था, 10.2। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, जिसको हम K L M N भी बोलते हैं, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10.2। यहाँ पे आप डिफरेंस निकाले तो कितना होगा, अप्रॉक्स 1.9 के अप्रॉक्स आएगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस तो यहाँ पर है, देन फिर यहाँ पर है। वैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में आपको बताई। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम एक्चुअली है क्या, हमने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दिया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। बट अगर हम वहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो अरेंजमेंट आपको मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने रेनबो भी देखा हुआ है, अगर आपने डीवीडी देखा होगा तो डीवीडी को अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से उसको मूव कराएं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर दिखते हैं। तो वो एक्चुअली है क्या, स्पेक्ट्रम ही है। जो रेनबो भी होता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम ही होता है। अब रेनबो कैसे बनेगा, अभी सपोज आपने कभी घर पे बनाया हो कि व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करें तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। घर में आपने बनाया हो कि यहाँ पे मिरर को पानी में थोड़ा सा डिप करके वहाँ पे उस पर सनलाइट डाला हो तो वो सनलाइट भी क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मींस वेवलेंथ का पर्टिकुलर अरेंजमेंट, वेव्स का उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या
व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो उसमें जितना भी वेवलेंथ है वो सभी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और उसका इमेज आपको मिल जाता है। तो जो इमेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। अब स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, तो होपफुली ये स्पेक्ट्रम आप समझ पा रहे होंगे। स्पेक्ट्रम है क्या, सिंपली वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर वेव का उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, विबग्योर, राइट। 7 डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाता है, तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो वेवलेंथ का अरेंजमेंट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम को मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो ओरिजिन के बेसिस पर एंड नेचर के बेसिस पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन नेचर। तो ओरिजिन के बेसिस पे यहाँ पे स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। नेचर के बेसिस पर दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फर्दर दो तरह का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। हालांकि इनका डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर बात करें कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, कि अगर हम इनकैंडेसेंस सोर्स की बात करें, इनकैंडेसेंस सोर्स मींस जहाँ पे हीट करने पर एनर्जी का एमिशन हो रहा है, लाइक सन या कोई बल्ब या कैंडल, ट्यूबलाइट, या अगर आप किसी गैस को हीट कर रहे हैं तो हीट करने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो सब क्या है, इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस मींस हीट करने पर, हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर एनर्जी का एमिशन। तो अगर कहीं से एनर्जी का एमिशन हो रहा है, सपोज कोई सोर्स आपके पास है, एनर्जी का कोई सोर्स आपके पास है, उसमें से एनर्जी का एमिशन हुआ, उस एनर्जी को अगर आप प्रिज्म से पास करा दें, डायरेक्टली प्रिज्म से पास करा दें, तो उसका यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इमेज यहाँ पर मिल जाएगा, यानी उसके अंदर जितना भी वेव्स होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो सोर्स से निकलने वाली एनर्जी को अगर आप डायरेक्ट प्रिज्म से पास करा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है उसको अगर आप डायरेक्ट प्रिज्म से पास करा दें तो उस स्पेक्ट्रम को जो इमेज आपको मिलेगा उसको आप क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, कि सोर्स से जो भी एनर्जी निकल रही है उसे पहले आप क्या करें, किसी सॉल्यूशन से पास कराएं, राइट। सॉल्यूशन से पास कराने के बाद क्या करें, इसको प्रिज्म से पास कराएं। तो सॉल्यूशन से पास कराने से क्या होगा कि अगर ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है सोडियम वेपर का सॉल्यूशन हो, कुछ भी सॉल्यूशन आपको गिवन हो सकता है, सोडियम का सॉल्यूशन गिवन हो, सोडियम एटम का, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन में जो भी एटम प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस सोर्स में से, लाइट सोर्स में से जो भी लाइट आ रही है उसमें से हो सकता है कुछ पर्टिकुलर वेव को एब्जॉर्ब कर दे। अगर वो इसमें से कुछ पर्टिकुलर वेव को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर जब आप उसका इमेज बनाएंगे तो यहाँ पे आपको उस इमेज में वो वाली वेव यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। समझ पा रहे हैं, एमिशन क्या है कि सोर्स से जो एनर्जी निकली है उसको आपने डायरेक्ट प्रिज्म से पास करा दिया, तो वो क्या होगा, जितनी भी वेवलेंथ यहाँ प्रेजेंट होगी वो सारी की सारी स्प्लिट हो जाएगी और यहाँ पे जो इमेज मिलेगा वो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, यहाँ से सोर्स से जो भी एनर्जी निकली है उसको आपने क्या किया, पहले किसी सॉल्यूशन से पास कराया, वो सॉल्यूशन क्या करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब कर देता है तो वो वेवलेंथ यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगी, यानी ये स्प्लिट होने पर वो वेवलेंथ आपको यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो इसने एब्जॉर्ब कर दी है। तो अगर वो वेवलेंथ यहाँ पे नहीं है तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है दोनों, एमिशन यानी डायरेक्ट आपने पास कराया, एब्जॉर्प्शन मींस पहले सॉल्यूशन से पास कराया, सॉल्यूशन ने पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कोई बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे रेनबो, आपको पता है कि जो विबग्योर होता है वो 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच का वेवलेंथ रहता है, ठीक है। तो जो विबग्योर होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो वेवलेंथ है, इन दोनों के बीच की सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, सारी वेवलेंथ, बीच में कोई वेवलेंथ यहाँ पे एब्सेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको रेनबो मिलता है, रेनबो भी क्या होता है, कंटिन्यूस में होता है, यानी एक कलर दूसरे कलर में
जब एक कलर खत्म होता है तो और दूसरा स्टार्ट होता है तो उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, यानी वो स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मीन्स दो कलर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी उनके बीच का कोई वेवलेंथ डिसअपियर नहीं होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा, ऐसा स्पेक्ट्रम जहां पे एक वेवलेंथ या दो वेवलेंथ के बीच में कोई गैप नहीं हो, कंटिन्यू मैनर में आपको यहाँ पे वेवलेंथ मिल रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, रेनबो में। तो सपोज हमने व्हाइट लाइट यहाँ से पास कराई प्रिज्म से, तो यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें क्या होगा, यहाँ पे सभी तरह की वेव्स प्रेजेंट होगी। व्हाइट लाइट को जब आप यहाँ से प्रिज्म से पास करा रहे हैं तो जितना उसके अंदर 7 डिफरेंट वेवलेंथ थी, विपक्योर सारी की सारी यहाँ प्रेजेंट है, किसी दो वेवलेंथ के बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस का मीन्स वहाँ पे बीच में कहीं पर कोई गैप नहीं हो, कंटिन्यू मैनर में आपको वेवलेंथ वहाँ पर मिल रही है। जैसे विपक्योर में 4000 से 7500 तक सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, बीच में कोई एब्सेंट नहीं है, तो उसी हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेकंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात करें तो डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस का मीन्स क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर कोई वेवलेंथ बीच में से गायब हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट लिया, उसको किसी सॉल्यूशन से पास किया, इस सॉल्यूशन ने कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर दिया, राइट। अब हमने इसको प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म से पास करने पर यहाँ पर सपोज यहाँ पे सोडियम सॉल्यूशन था, सोडियम का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया, सोडियम वेपर थी, तो उसने क्या किया, यहाँ से येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया। तो जब ये स्पेक्ट्रम मिलेगा तो येलो लाइट की जगह जो भी कलर आना चाहिए था येलो, वो यहाँ से डिसअपियर होगा, वहाँ पे कोई कलर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिलेगा या ब्लैक स्पॉट मिलेगा, राइट। तो ब्लैक स्पॉट का मिलने का क्या मीनिंग है कि वहां पर कोई वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है, तो बीच में से वेवलेंथ डिसअपियर हो गई, जहां से वेवलेंथ डिसअपियर हो रही होगी वहां पे ब्लैक स्पॉट जनरेट हो रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पे शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, विपक्योर हमने यहाँ पे बनाया है VIPGYOR। तो यहाँ पे जो 7th वेवलेंथ थी उसमें से एक वेवलेंथ यहाँ पे सोडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो वेवलेंथ यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, राइट। तो उसकी जगह में क्या मिलेगा, ब्लैक स्पॉट मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी थी वेवलेंथ की वो क्या होगी, ब्रेक हो गई है। तो अगर बीच में से कोई वेवलेंथ डिसअपियर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी दो तरह का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, इसको आप नोट कीजिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम आपको एटम्स में मिलता है, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स में मिलता है, तो इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्लियर, इस लाइन स्पेक्ट्रम को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, तो बस इतना सा ध्यान रखें, लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ की डिफरेंट लाइंस मिलती है, उनके बीच में वेवलेंथ का गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर छोटी छोटी लाइंस आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी, अभी हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपको नियर बाय वेवलेंथ का एक ग्रुप मिलता है। ठीक है, जैसे सपोज 4000 एंगस्ट्रॉम, 4001 एंगस्ट्रॉम, 4002 एंगस्ट्रॉम, 4003 एंगस्ट्रॉम। सपोज यहाँ पे 4000 से 4100 वाली यहाँ पे कोई वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो ये सभी कंटिन्यू मैनर में होगी। तो यहाँ पे जो ये है वो तो कंटिन्यू मैनर में हो गया, तो ये एक इसका ग्रुप बन गया। अब इसके आगे की जो वेवलेंथ थी वो डिसअपियर होगी। अब सपोज आपको मिल रहा है 5000 से 5200, तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लैक स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ब्लैक मार्कर है इसलिए मैं ब्लैक मार्कर से वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जहाँ पे आपको वेवलेंथ नजर आ रही है। तो ये जो वाला ये गैप होगा ये क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट होगा यहाँ पर, राइट। तो जो वेवलेंथ का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं,
बैंड स्पेक्ट्रम जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ग्रुप मिल जाता है, फिर बीच में वहां पर ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, फिर वापस ग्रुप मिलेगा, फिर बीच में वापस ब्लैक स्पॉट आएगा, फिर वापस ग्रुप मिलेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स में मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पर रोक रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। क्या किया जाता है इसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम मींस जो एनर्जी निकलेगी उसको डायरेक्ट हम प्रिज्म से पास कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, असेंबली क्या है कि ग्लास ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, इस पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल के थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, जब यहाँ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स क्या होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेंगे तो वहां पे बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में रहना प्रेफर करता है, हायर एनर्जी लेवल में वहां पे स्टेबल नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वापस से लोअर एनर्जी लेवल में जब आएगा तो हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है, एनर्जी का एमिशन करता है, क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे एनर्जी कम होती है, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएगा, तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी का उसका वो एमिशन करेगा। तो जो एनर्जी का एमिशन होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिज्म से पास करेंगे, ठीक है। अब प्रिज्म से पास करने पर आप क्या करें, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका इमेज ले लेंगे, तो वही क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये भी सोचिएगा कि यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, यानी आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन क्यों मिलती है, क्यों, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वहां पे अगर हम फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल की बात करें तो वहां पे एनर्जी भी क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी वहां पर आपको मिलती है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में माइग्रेट करेगा तो इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल फिक्स है, इन दोनों के बीच का एनर्जी फिक्स है, डिफरेंस फिक्स है। तो अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस फिक्स है तो जो वेवलेंथ निकल रही होगी वो भी फिक्स ही होगी, राइट। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही वहां पे मिलेगी। अगर इन दोनों के बीच में माइग्रेशन होगा तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी फिक्स है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का वेवलेंथ वहां पे मिलेगा। तो जो वेवलेंथ यहाँ पे मिल रहा होगा और जो वेवलेंथ यहाँ पे मिल रहा होगा वो दोनों डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी क्या है, अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 से 1 में आ जाए तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसका, सॉरी, जो फोटोन निकल रहा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी क्या है, अलग है, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी डिफरेंस वाला फोटोन निकलेगा तो सबका एनर्जी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उनके बीच में आपको क्या मिलेगा, उन सबका वेवलेंथ भी डिफरेंट है, तो उन सबके बीच में क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ गैप आपको मिलेगा, राइट। तो हर एटम के पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रम गिवन था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही गिवन था, ठीक है। और ये किसके लिए गिवन है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन में या जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है उसमें पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन एक ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में हो रहा होगा तो जो वेवलेंथ निकल रही होगी उसका वैल्यू भी फिक्स होगा, राइट। तो यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट का क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर एटम का क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है। तो अगर किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का आपको यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम पता है तो उस लाइन स्पेक्ट्रम से एज्यूम कर सकते हैं कि कौन से एटम का ये फिंगरप्रिंट रहा होगा, कौन से एटम का ये स्पेक्ट्रम रहा होगा। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है यानी यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम है वो एटम का क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है, जिससे आप एटम की आइडेंटिटी का पता लगा सकते हैं, एटम का पता लगा सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी फिक्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला ही इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ ही वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इसलिए वहाँ पे आपको ये ऐसा मिलेगा। अब ये डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी तो कंटिन्यू नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पे -13.6 है तो -13.7 आ गया अगला, या यहाँ पे -13.6 है तो -13.2 आ गया, फिर -13.1 आ गया, ऐसा नहीं है ना। तो एनर्जी भी यहाँ पे डिफरेंट है, एनर्जी कंटिन्यू मैनर में नहीं है, तो जो वेवलेंथ निकलेगी वो भी कंटिन्यू मैनर में नहीं निकलेगी। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का स्पेक्ट्रम होता है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है और ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा और डिसकंटिन्यूस होगा। समझ पा रहे, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी यहाँ पे कंटिन्यू मैनर में नहीं है, तो वेवलेंथ भी यहाँ पे कंटिन्यू मैनर में नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे हमने ये स्पेक्ट्रम तो बना लिया, तो अगर यहाँ पे कुछ एमिशन हो रहा है तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा, तो वो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है उसका ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एमिशन माइग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, तो वहां पे जो भी एनर्जी एमिट हो रही होती है या जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है वो किसके बराबर होती है,
उन दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। हमें यहाँ पे बोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन लोअर से अगर हायर में होता है तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, अगर हायर से लोअर में होगा तो वो एनर्जी का एमिशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर n1 ऑर्बिट है, ये n2 ऑर्बिट है। n2 से जब n1 में आएगा तो ये क्या करेगा, फोटोन का एमिशन करेगा। और ये भी बताया था कि जो एनर्जी का एमिशन होता है या एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फोटोन की फॉर्म में होता है, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही होगी वो क्या होगी, hc/λ के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे n2 इसका एनर्जी क्या होगा, E2 किसके बराबर, -13.6 Z² n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एनर्जी क्या होगा, E1 -13.6 Z² n1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जा रहा हो, चाहे n1 से n2 में जा रहा हो, चाहे वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आ रहा हो, चाहे लोअर से हायर में जा रहा हो, कितना एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो एनर्जी एमिटेड अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा, और अगर लोअर से हायर में जा रहा होगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो डेल्टा E किसके बराबर होगा, डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। अब E2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे पुट कर दें, -13.6 Z² n2² -13.6 Z² n1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इनका डिफरेंस भी क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ से डेल्टा E निकालने, डेल्टा E क्या होगा, माइनस वाला वैल्यू ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, कितना 13.6 Z² n1² माइनस 13.6 Z² n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप 13.6 और Z² कॉमन ले लें तो डेल्टा E कितना मिल जाएगा, 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो n1 होगा वो लोअर एनर्जी लेवल होगा, और जो n2 होगा वो हायर एनर्जी लेवल होगा। बिकॉज जो डिफरेंस है वो कैसा रहना है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहना है। जो फोटोन का एनर्जी निकलेगा वो नेगेटिव में तो होगा नहीं, फोटोन का जो एनर्जी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो ये आपको डेल्टा E मिल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ से जो फोटोन निकल रहा होगा उसका कुछ वेवलेंथ है, उसी वेवलेंथ को तो आप फोटोग्राफी प्लेट पे ले रहे हैं, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा E को hc/λ पुट करें तो ये hc/λ किस में होता है, जूल में। इसका यूनिट क्या होगा, जूल। तो यहाँ पे डेल्टा E इक्वल टू अगर आप hc/λ पुट करते हैं तो ये जूल में है, तो ये भी आपको किस में लेना पड़ेगा, जूल में लेना पड़ेगा। तो कितना होगा 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू 1.6। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये भी जूल में है, ये भी आपको जूल में मिल गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से वेवलेंथ निकालना चाहें तो hc को इधर अपॉन में भेज दें तो ये क्या होगा 1/λ। 1/λ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर कितना होगा यहाँ पे, 1/λ विल बी इक्वल टू 13.6 अपॉन h इंटू c। 1.6 को इधर ले आए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। ये जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये जूल में था तो इसका वेवलेंथ कौन सी यूनिट में होगा, SI यूनिट में यानी मीटर में। तो अगर ये मीटर में तो 1/मीटर क्या होगा, मीटर इनवर्स। तो ये बचा मीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कैलकुलेशन करें तो Z का वैल्यू वेरिएबल होगा, n1 n2 वेरिएबल हो सकते हैं, बट 13.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और h का वैल्यू c का वैल्यू ये सभी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो इन सब की जगह हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट पुट कर देते हैं, इन सबको हटा के, जिसको बोलते हैं RH, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू कितना होगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन HC। तो ये होगा 1.09678 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इन सब की जगह हम यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट पुट कर देंगे तो 1/λ इक्वल टू RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो Z तो यूनिट प्लेस होता है, ये भी क्या है नंबर, ये भी यूनिट प्लेस होगा। तो यहाँ पे जो पूरे में यूनिट होगी वो किसकी होगी, RH की ही होगी। तो ये यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर इनवर्स। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
वेवलेंथ निकाल सकते हैं किसकी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में माइग्रेट कर रहा होगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में माइग्रेशन कर रहा होगा। तो RH का वैल्यू बिल्कुल ध्यान रखें, इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स भी यूज में ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखें कि एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा 13.6 Z² 1/n² माइनस 1/n2²। जो N1 होगा वो लोअर एनर्जी लेवल होगा और जो N2 होगा वो हायर एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और बता दें, जो 1/RH होता है कैलकुलेशन में, आपको 1/RH का वैल्यू का रिक्वायरमेंट होगा, तो पूरा वहाँ पे कैलकुलेशन में फंसने के बजाय ये वैल्यू याद रखें 1/RH जो होता है वो 199,911.5 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं 1/RH का वैल्यू कितना होगा 911.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? चलिए देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को फर्दर, कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में होता है तो वहाँ पे फोटोन एमिट होते हैं, राइट। तो उन फोटोन को ही क्या बोला है, स्पेक्ट्रल लाइन बोला है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन यानी डिफरेंट फोटोन डिफरेंट वेवलेंथ जनरेट होगी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को हमने डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो वहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रल लाइन है, जो भी फोटोन जनरेट होंगे उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज के अंदर। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, हम ही केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बात कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और हो सकता है, शायद किसी को कंफ्यूजन हो कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बहुत से शायद ये सोचते हो कि हाइड्रोजन एटम के अंदर केवल एक ही ऑर्बिट है, बट ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्बिट डिफरेंट एनर्जी लेवल वहाँ पर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको +13.6 दे दिया तो वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, बट अगर +13.6 से कम का एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर केवल एक ही एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर, यहाँ पे नाम तो सभी में सिमिलर है बट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम केवल हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन के एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो भी वहाँ पे वेवलेंथ जनरेट हो रही है, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो रही है, उनको लाइमन सीरीज के अंदर हम स्टडी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड स्टेट में आता है तो जो वहाँ पर जो भी वेवलेंथ या जो भी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो रही है उसको हम बाल्मर सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड स्टेट में आता है तो जो भी वेवलेंथ वहाँ पर जनरेट हो रही है, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो रही है उसको पार्शियल सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर से n=4 में आ रहा है तो जो भी वेवलेंथ या जो भी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो रही है उसको हम ब्रैकेट सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर से फिफ्थ शेल के अंदर आ रहा है तो जो भी वेवलेंथ जनरेट हो रही है उसको हम पी फंड सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। पी यहाँ पे साइलेंट होता है फंड सीरीज के अंदर। और जब यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल से 6 स्टेट में आता है तो जो भी स्पेक्ट्रल लाइन या वेवलेंथ जनरेट होती है उसको हम हम्फ्री सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नाम आपको क्लियर हो, लाइमन, बाल्मर, पार्शियल, बेकेट, फुंड, हम्फ्री, ये किसके बेसिस पर है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किस ऑर्बिट में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज, 2 में आ रहा है तो बाल्मर सीरीज, 3rd में आ रहा है तो पार्शियल सीरीज, 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, 5th में आ रहा है तो पीफंड सीरीज और 6 में आ रहा है तो हम्फ्री सीरीज। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के अंदर अब इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो एनर्जी का एमिशन होगा। अगर एनर्जी का एमिशन हो रहा है तो पर्टिकुलर एनर्जी वाला फोटोन भी यहाँ पर एमिट हो रहा होगा, तो उसका कुछ एनर्जी है तो कुछ वेवलेंथ भी होगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 में आता है तो जो फोटोन बाहर निकल रहा है उसका वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन का होता है। ठीक है, आपको डिफरेंट वेवलेंथ हमने अरेंज किया था, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो, राइट। तो हमने डिफरेंट वेवलेंथ को यहाँ पे डिफरेंट वेव को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में यहाँ पर अरेंज किया था। क्लियर, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कौन सा, अल्ट्रा वायलेट रीजन का वेवलेंथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन के अंदर आता है तो वो विजिबल रीजन में आपको मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर से n=3 में आ रहा है या हायर से n=4 में आ रहा है या हायर से n=5 में आ रहा है या हायर से n=6 में आ रहा है तो जो वेवलेंथ मिलती है वो हमें इंफ्रारेड रीजन की मिलती है। क्लियर, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पर जो लोअर एनर्जी लेवल है लाइमन के लिए वो क्या होगा, बिकॉज सबसे लोअर एनर्जी लेवल लाइमन के लिए क्या है,
N1 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे 1 एनर्जी का फॉर्मूला बताया डेल्टा इक्वल टू कितना है 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और जो हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला लिया है वेव नंबर या वेवलेंथ का कितना है RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो N1 और N2 क्या है, N1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल और N2 क्या है हायर एनर्जी लेवल, राइट। तो यहाँ पे लाइमन के लिए सबसे लोअर एनर्जी लेवल क्या है, N1 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। N2 का वैल्यू क्या हो सकता है, N2 का वैल्यू क्या होगा, N1 से हमेशा ज्यादा ही होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। बार्नमल के लिए N1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, बिकॉज सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आ रहा होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा 3 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। पार्शियन के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा 4 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा 5 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, क्लियर। वैसे पी फंड के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा 6 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। हमफ्री के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा 6 होगा और N2 का वैल्यू 7 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल का मीन्स कुछ भी नहीं है, वेवलेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेक्ट्रल लाइन मीन्स कितने फोटोन यहाँ पर है, क्लियर है। चलिए इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रल सीरीज है उसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन यानी डिफरेंट फोटोन या डिफरेंट वेवलेंथ है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जस्ट हायर, अब हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज में N1 का वैल्यू क्या है 1, तो N2 का वैल्यू क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा, 3 से 1 में आ रहा होगा, या 4 से 1 में आ रहा होगा, या 5 से 1 में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से आएगा, ये किसी भी सीरीज के लिए हम बात कर सकते हैं कि किसी भी सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन जस्ट हायर एनर्जी लेवल से आ रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ रहा होगा। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आ रहा होगा। यानी फर्स्ट लाइन क्या है जब 2 से 1 में आया, सेकंड लाइन कब बनी जब 3 से 1 में आया, थर्ड लाइन कब बनी जब 4 से 1 में आया। तो इसे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड दिस इज इनफाइनाइट टू 1 यानी लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जिसको हम यहाँ पे मार्जिनल लाइन या सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन या सीरीज लिमिट या मार्जिनल लाइन क्या होगा इनफाइनाइट से जब 1 में आ रहा होगा तो लाइमन के लिए। इनको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन को अल्फा लाइन भी बोलते हैं, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन को बीटा लाइन भी बोलते हैं, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन को गामा भी बोलते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से इसको नेमिंग किया जाता है, ठीक है। बाल्मर के लिए अगर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो बाल्मर में N1 का वैल्यू क्या होगा 2, उसके जस्ट ऊपर से आ रहा होगा यानी 3 से 2, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हो जाएगा। तो बाल्मर के लिए फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या है 3 से 2, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन 4 से 2, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन 5 से 2, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन 6 से 2, राइट। लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन इनफाइनाइट से 2, ठीक है। तो लास्ट लाइन को मार्जिनल लाइन या सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। पार्शियल के लिए फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 4 से 3, ठीक है। तो जस्ट ऊपर से आ रहा होगा तो वो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाएगा, राइट। तो 4 से 3 फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, 5 से 3 सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, 6 से 3 थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, 7 से 3 फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, इनफाइनाइट से 3 लास्ट लाइन मार्जिनल लाइन या सीरीज लिमिट, ठीक है। ऐसे ही बाकी के लिए भी हम यहाँ पर वर्डिंग यूज में लेंगे, ठीक। अब हम अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड स्टेट का क्या होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड स्टेट का क्या होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ स्टेट का क्या होगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है 0, ठीक है। तो अगर हम लाइमन की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से आ रहा होगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बराबर यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा होगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जब हाइड्रोजन एटम के अंदर हम केवल हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में ही बात करें, एनर्जी भी हमने हाइड्रोजन एटम वाली ही ली है। तो इलेक्ट्रॉन जब जस्ट हायर एनर्जी लेवल से आ रहा होगा हाइड्रोजन एटम के अंदर तो लाइमन सीरीज में कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा 10.2। तो यहाँ पे जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा होगा तो इनफाइनाइट पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 0 से यहाँ पे -13.6 करना होगा तो वो कितना एनर्जी का एमिशन करेगा 13.6 एनर्जी का एमिशन कर देगा,
ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर का एनर्जी का एमिशन होगा। तो यहाँ पे 10.2 का एमिशन हो रहा है, यहाँ पर 13.6 के एनर्जी का एमिशन हो रहा है। तो अब जस्ट ऊपर से आ रहा है तो 10.2 का एमिशन हुआ, इनफाइनाइट से आया तो 13.6 का एमिशन हुआ। अगर यहाँ पे 2 के अलावा किसी और एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, इन दोनों के बीच ही होगा। आप चाहे राइट। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 1 में आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, 12.09। तो यहाँ पे 10.2 का है, फिर 12.09 है, फिर थोड़ा सा डिफरेंस और बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा डिफरेंस और बढ़ेगा। तो डिफरेंस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, 13.6। तो इलेक्ट्रॉन जब जस्ट ऊपर से आ रहा है डायमंड में तो एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है, और जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 13.6। तो ये एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा और ये एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो किसी भी सीरीज के लिए हम बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा होगा तो एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम रहेगा, और जब इनफाइनाइट से आ रहा होगा तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम है तो जो वेवलेंथ जनरेट हो रही होगी फोटोन की वो क्या होगी, मैक्सिमम। बिकॉज यहाँ पे लेमडा क्या एनर्जी क्या होता है, hc/λ। तो एनर्जी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम, और अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। तो इलेक्ट्रॉन जब जस्ट हायर एनर्जी लेवल से यहाँ पर माइग्रेट हो रहा है, जस्ट हायर एनर्जी लेवल से आ रहा है तो वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। मैं वापस से बोलता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आएगा तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो वेवलेंथ जो वहाँ पे निकल रही होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में आएगा तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो जो वेवलेंथ जनरेट होगा तो वो मिनिमम होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें, मैक्सिमम वेवलेंथ का मींस एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो मींस कहां से आ रहा होगा, जस्ट ऊपर से। और अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी की बात करें, मैक्सिमम एनर्जी मींस इनफाइनाइट से आ रहा होगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम, राइट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला जाए तो वेवलेंथ क्या होगी, छोटी। अगर वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बड़ा, यानी इनफाइनाइट से आ रहा होगा। और अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला जाए तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस वेवलेंथ क्या है, बड़ी। वेवलेंथ बड़ी है तो एनर्जी डिफरेंस 2 ऑर्बिट के बीच में क्या होगा, छोटा, राइट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो इसका मींस क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम। तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा, राइट। आपको बोला जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से 1 में आ रहा होगा, ठीक है। आपको सपोज बाल्मर के लिए बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तो जस्ट ऊपर से आ रहा होगा तो 3 से 2 का माइग्रेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। आपको बोला जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मींस इनफाइनाइट से 2 में आ रहा है। आपको बोला जाए यहाँ पे पास्चन सीरीज के लिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मींस इनफाइनाइट से 3 में आ रहा है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम, यानी जस्ट ऊपर से, यानी 4 से 3 में माइग्रेशन हो रहा है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो आप इजीली यहाँ पे आप चाहें तो कैलकुलेट कीजिएगा। एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है और यहाँ से यहाँ का एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो ये 10.2 है, ये 13.6 है, ये एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, ये एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस और यहाँ पे इनफाइनाइट से इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब जस्ट ऊपर से आएगा तो इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, और जब इनफाइनाइट से आएगा तो इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। क्लियर? यस, चलिए अब 1 बाय 1 एक एक सीरीज देख लेते हैं। लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम अभी केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइमन सीरीज होती है वो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ठीक है। इट इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो किसमें मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो इसके लिए हम N1 की बात करें, N1 का वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए कितना होता है, 1, और N2 का वैल्यू क्या होगा, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक। क्लियर? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो सीरीज होती है स्पेक्ट्रल लाइन की फर्स्ट, तो वो क्या होती है, लाइमन सीरीज होती है। सेकेंड अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है, N1 का वैल्यू 1 होगा, N2 का वैल्यू मोर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन, राइट, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन क्या होगा, जस्ट ऊपर से आ रहा हो 2 to 1। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन क्या होगा,
स्पेक्ट्रल लाइन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये केवल फोटोन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन क्या होगा 3 to 2, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन क्या होगा 4 to 2 एंड लास्ट और मार्जिनल लाइन और सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट मीन्स इसके बाद यहाँ पे कोई सीरीज ही नहीं है, इसके बाद कोई लाइन ही नहीं है, इस लाइन के बाद। तो क्या होगा इनफाइनाइट से सॉरी यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 2 से 1, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन 3 से 1, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन 4 से 1 और लास्ट लाइन या मार्जिनल लाइन या सीरीज लिमिट इनफाइनाइट से 1। तो ये क्या होगा डिफरेंट लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें लास्ट लाइन के लिए क्या होगा इनफाइनाइट से 1। तो अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन, राइट, तो ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहा है, यहाँ पर सपोज ये n1 का वैल्यू 1 है, ये n का वैल्यू 2 है, ये n का वैल्यू 3 है और ये सपोज n का वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी कितना होता है 10.2 सॉरी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनफाइनाइट पे क्या होता है ये 0। तो जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा होगा तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा 10.2 eV और जब इनफाइनाइट से आ रहा होगा तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा कितना होगा 10.2 eV हो सकता है, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कितना होगा 13.6 हो सकता है। तो जो एनर्जी रेंज होगा डेल्टा E ऑफ लाइमन क्या होगा या तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम, सॉरी या तो 10.2 के बराबर या उससे ज्यादा या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम। तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम इतना होगा या मैक्सिमम इतना ही होगा लाइमन सीरीज में। अगर यहाँ पे ये एनर्जी डिफरेंस है तो वेवलेंथ कितना होगा, तो लैम्डा ऑफ लाइमन की बात करें तो आपको एनर्जी डिफरेंस, जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम होगा वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी बड़ी, जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी छोटी। तो यहाँ पे वेवलेंथ का रेंज क्या होगा 12400, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन है तो वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम क्या होगा 12400.10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये क्या है एनर्जी डिफरेंस कम था, तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी बड़ी होगी, तो ये एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ मिलेगा। और जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी कम 12400.13.6 एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ होगी वो इस रेंज में रहेगा और जो एनर्जी डिफरेंस होगा लाइमन सीरीज के लिए इस रेंज में रहने वाला है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे वेवलेंथ की हम बात करें कि अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ की बात करें, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होगा जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा होगा। तो 1 लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा RH स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लाइमन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की बात करेंगे तो N1 का वैल्यू तो हमेशा कितना रहना है लाइमन के लिए 1, N2 का वैल्यू क्या होगा जस्ट ऊपर से आ रहा होगा एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम। तो ये कितना होगा RH Z का वैल्यू 1 स्क्वायर 1/N1 का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1/N2 2 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या मिल जाएगा RH 1/1 माइनस 1/4 तो 3/4 मिल जाएगा, राइट। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पर 4/3 RH, राइट मीटर, राइट। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ आपको मिल जाएगा किसके लिए लाइमन सीरीज के लिए। अगर हम मिनिमम वेवलेंथ की बात करें तो मिनिमम वेवलेंथ मीन्स एनर्जी डिफरेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा मिनिमम लॉन्गेस्ट या शॉर्ट, अब इसको सेकंड ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन। तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम है या शॉर्टेस्ट है, वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा होगा इनफाइनाइट टू 1। लाइमन के लिए N1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, N2 का वैल्यू इनफाइनाइट है और N1 का वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे N2 का वैल्यू 2 है और N1 का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना होगा 1/लैम्डा मिनिमम
इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1 इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो 1 लेमडा मिनिमम कितना बचेगा आर एच के बराबर, तो लेमडा मिनिमम कितना हो जाएगा 1/RH के इक्वल। क्लियर? तो यहाँ से आप मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाल्मर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 2 में आ रहा हो तो इसे हम क्या बोलेंगे बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में ये क्या है, तो बाल्मर सीरीज है सेकंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, सेकंड सीरीज हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, अब ये कब मिलेगा, इसमें मिलता है विजिबल रीजन में, बट यहाँ पे जो पॉइंट है कि ओनली फर्स्ट 4 लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज इन विजिबल रीजन। ठीक है, बाकी कहाँ पे होती है वो भी देख लेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे सेकंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, विजिबल रीजन में मिलता है। यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा और n2 का वैल्यू क्या होगा 2 से ज्यादा मीन 3 4 5 से कहाँ तक होगा इनफाइनाइट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें ई मैक्सिमम सॉरी एनर्जी मिनिमम कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन 3 से कहाँ पे आ रहा होगा जस्ट ऊपर वाली एनर्जी लेवल से 3 से 2 में आएगा, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा मिनिमम, और एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा इनफाइनाइट से 2 पे आ रहा होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो लेमडा क्या होगा मैक्सिमम, और अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो लेमडा क्या हो जाएगा यहाँ मिनिमम। ठीक है, हम यहाँ पे इसमें बात करें फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर। बाल्मर का फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, जब बाल्मर में इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा हो, तो बाल्मर सीरीज किस के लिए बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर से 2 में आ रहा हो, तो 2 के ऊपर जस्ट क्या होगा 3, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकंड के लिए बात करें सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा 4 से 2 में। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा 5 से 2 में। लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन या फिर मार्जिनल लाइन या फिर सीरीज लिमिट कब बोला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा हो इनफाइनाइट से 2 पर आ रहा हो। तो दीज आर द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, अब इसमें बात करें लेमडा मैक्सिमम एंड लेमडा मिनिमम। तो लेमडा मैक्सिमम कब है, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से आ रहा होगा, तो लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा 1 लेमडा मैक्सिमम क्या होगा RH Z स्क्वायर 1/n1। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या है, इसमें n1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा और n2 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। जस्ट ऊपर से आ रहा है, जस्ट ऊपर क्या है 3, तो n1 का वैल्यू क्या होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 लेमडा मैक्सिमम मिल जाएगा कितना RH Z का वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/9, तो ये मिल जाएगा 5/36। तो यहाँ से आपको मिलेगा लेमडा मैक्सिमम इक्वल टू 36/5 RH। क्लियर? अगर हम लेमडा मिनिमम की बात करें तो लेमडा मिनिमम कब होगा, जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो रहा होगा। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में आ रहा होगा। तो यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 1 लेमडा मिनिमम कितना हो जाएगा RH Z स्क्वायर 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0, तो यहाँ पे 1 लेमडा मिनिमम कितना बचेगा RH/4। तो यहाँ पे लेमडा मिनिमम कितना हो जाएगा 4/RH। क्लियर? तो ये क्या होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब है, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल से आ रहा है, और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा हो इनफाइनाइट से आ रहा हो। तो सपोज इनफाइनाइट n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 एंड इनफाइनाइट यहाँ पे कितना होता है -13.6 eV। हम केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात कर रहे हैं। -3.4 eV -1.51 eV एंड -0.85 eV, और यहाँ पे क्या होगा 0।
तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से यहाँ पे सेकंड स्टेट में आ रहा हो। तो इनफाइनाइट से 0 से आ रहा है यहाँ पे -3.4, तो ये डेल्टा ई कितना होगा यहाँ पे मैक्सिमम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कितना होगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कितना होगा 3.4। इसको एक बार चेक कीजिएगा कि ये जो कैलकुलेशन किया है वो ठीक है क्या। तो ये मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा, ये मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। तो अगर हम ई ऑफ बाल्मर की बात करें तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एनर्जी के बीच में रेंज करेगा, या तो कम से कम इतना होगा या ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। तो जो एनर्जी होगी वो मिनिमम के बीच में और मैक्सिमम के बीच में रेंज करेगा। तो यहाँ पे ई ऑफ बाल्मर सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, जो वेवलेंथ निकल रहा होगा उसका एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, या तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा, या फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम। अगर यहाँ पे हम लेमडा की बात करें और बाल्मर सीरीज, तो जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा मिनिमम होगा। तो जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है वहाँ पे लेमडा क्या हो जाएगा मिनिमम, और जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है वहाँ पे लेमडा क्या होगा मिनिमम। तो यहाँ पे क्या होगा मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, यानी 12400 अपॉन 3.4, एंड ये मैक्सिमम लेमडा क्या होगा 12400 अपॉन 1.89। और फिर ये फॉर्मूला क्लियर होगा। हमने आपको बताया था एनर्जी डिफरेंस, अगर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या होगा 12400 अपॉन वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा लेमडा ऑफ बाल्मर के लिए। तो बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो इस रेंज में आ रही होगी। क्लियर है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में माइग्रेट हो रहा है तो हमने वहाँ पे जो भी वेवलेंथ जनरेट हो रही है उनको डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया। लाइमन बार्मर पार्शियल ब्रैकेट फुन हेम्फ्री, तो लाइमन बार्मर पार्शियल ब्रैकेट फुन हेम्फ्री के लिए n1 का वैल्यू क्या है वो सभी को आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइमन के लिए n1 1 है, बाल्मर के लिए 2 है, पार्शियल के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है। इस तरीके से बाकी के लिए आपको n1 का वैल्यू पता होना चाहिए। जब जस्ट ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा और वेवलेंथ मिनिमम होगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर हायर एनर्जी लेवल से कहीं दूसरे लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे तो वहाँ पे कितना वेवलेंथ जनरेट हो रहा होगा उसका कैलकुलेशन आपको पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर आपके पास सैंपल गिवन है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, और बोला है वहां पे इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है, तो 5 से 1 में आ रहा है तो मैक्सिमम कितना वेवलेंथ वहां पर बन पा रहा है। तो अगर आपको सैंपल गिवन है तो सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स में जितने माइग्रेशन पॉसिबल हैं वो सारे आपको देखने होंगे। तो वो सारे माइग्रेशन अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सपोज 4 से यहाँ पर 1 में जा रहा है, तो 4 से 1 में जा रहा है तो डिफरेंट एटम के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज हो सकता है यहाँ पे किसी एटम में डायरेक्ट 4 से 1 में चला जाए, तो हो सकता है किसी एटम में 4 से 3 में जाए, 3 से 2 में जाए, 2 से 1 में जाए। हो सकता है किसी एटम में 4 से 2 में चला जाए फिर 2 से 1 में चला जाए, राइट। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है ये पहले 4 से 3 में जाए फिर 3 से 1 में जाए, राइट। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकती है। तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है कि वहाँ पे कितनी वेवलेंथ जनरेट हो रही होगी। तो क्या करना है, सपोज इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉसिबिलिटी ले लेंगे कि इलेक्ट्रॉन 4 से भी यहाँ पर आ सकता है। तो 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा सकता है, 3 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 1 में जा सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर वो 3 से माइग्रेट करे तो 3 से 2 में भी जा सकता है, 1 में भी जा सकता है। अगर वो 2 में है तो 2 से कहाँ पे जा सकता है, 1 में जा सकता है। तो 4 से 3 2 1 में जा सकता है। अगर 3 में प्रेजेंट है तो 3 से कहाँ पे जा सकता है, 2 से 1 में जा सकता है, 2 और 1 में जा सकता है, 2 से वो 1 में जा सकता है। तो इतना वहाँ पे पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इतनी हो सकती है। अगर आप सैंपल की बात करें, सैंपल में नंबर ऑफ एटम है, उन सभी एटम में मिला के इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे कितना वेवलेंथ जनरेट हो सकता है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 और 1 6, तो मैक्सिमम 6 वेवलेंथ यहाँ पर बन सकती है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट आ रहा हो,
n से सपोज 1 में आ रहा हो तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला गिवन है n इंटू n माइनस 1/2। तो यहाँ पे n क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल, राइट। तो n क्या था यहाँ पे 4 इंटू 4 माइनस 1/2। तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, राइट। तो ये फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात की है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो सारी आपको काउंट करनी है, तो इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। बट ये कब लगाना है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो। आप चाहे तो ऐसे करें, ऐसे करेंगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको बोल जाए इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में नहीं आया है, सपोज बोल दिया इलेक्ट्रॉन 7 से 2 में माइग्रेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको बताना है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए इसके में फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किसी एक दूसरे एनर्जी लेवल में आ रहा है बट ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन होता है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। तो डेल्टा n क्या होता है यहाँ पे, जो भी डिफरेंस है n2 माइनस n1, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल का जो भी डिफरेंस है वो लगाना है। n1 का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे अभी हम डेल्टा n की बात करें, डेल्टा n क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल 5। तो 5 को यहाँ पुट कीजिए, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा 5 इंटू 5 प्लस 1/2 मीन्स कितना है 6 यानी कितना हो गया 15 स्पेक्ट्रल लाइन आपको ये मिल रही है। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया 7 से 2 में, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 7 से 2 में जा रहा है, तो 7 से क्या हो सकता है 6 में जा सकता है, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। 6 से कहाँ पे जा सकता है 5 में, 4 में, 3 में, 2 में एंड 1 में। 5 से कहाँ पे जा सकता है 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। 4 से कहाँ पे जा सकता है 3 में, 2 में, 1 में। और 3 से कहाँ पे जा सकता है 2 में एंड 1 में। और 2 से कहाँ जा सकता है 1 में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा है 7 से 2 में, तो 1 तो है नहीं, तो जहाँ पे भी 1 है उसको काट दो, और ये वाला तो होगा नहीं बिकॉज इलेक्ट्रॉन को केवल 2 तक ही लाना है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा जब 7 से 2 में आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 स्पेक्ट्रल लाइन आपसे बन रही होगी, राइट। सपोज आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे बाल्मर सीरीज की कितनी लाइन बन रही होगी, तो बाल्मर सीरीज की कितनी लाइन बनेगी। बाल्मर सीरीज कब बोला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर से किस में आ रहा हो 2 में। तो हायर से 2 में की कितनी पॉसिबिलिटी है, हायर से 2 में एक यहाँ पर बन रहा है, हायर से 2 में एक यहाँ पे बन रहा है, हायर से 2 में एक यहाँ पर बन रहा है, हायर से 2 में एक यहाँ पे बन रहा है, हायर से 2 में एक यहाँ पे बन रहा है। तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे जनरेट हो सकता है 5 स्पेक्ट्रल लाइन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपसे बोल दिया जाए बताओ यहाँ पे पार्शियन की कितनी लाइन बन सकती है, तो पार्शियन के लिए n का वैल्यू क्या होता है 3। लाइमर बार्मर पार्शियन यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना चाहिए 3 में, तो यहाँ पे हायर से 3 की कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है 7 से 3 में आ सकता है, 6 से 3 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है और 4 से 3 में आ सकता है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे बन सकती है 4 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर बन सकती है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो फॉर्मूला लगाइए, आप चाहे तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सॉल्व कीजिए, बट आपको तरीका क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। जब आपको यहाँ पे बोला जाए कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो सारी पॉसिबिलिटी आपने ले ली कि 4 से 3 2 1 में भी जा सकता है, अगर 3 में तो 2 1 में भी जा सकता है, अगर 2 है तो 1 में भी आ सकता है, ठीक है। अगर 7 से 2 में बोला तो हमने क्या किया 2 के लिए बोला है तो 1 जहाँ पे 1 होगा उसको पहले ही कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 में तो जा ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर देखा है कि स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी होती है, n1 और n2 का वैल्यू क्या होगा, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। इससे जितने भी रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज करते आइएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर है। नमस्कार।